Hello, my dear students of 9th standard, and once again welcome to my class of social science. ओके और आज की क्लास में हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी का लेसन होगा हमारा। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक हाथ में रखिएगा क्योंकि हमारा ये नया लेसन होगा। लेसन नंबर 15 ड्रेनेज सिस्टम ज्योग्राफी का लेसन है ये। ओके, यू कैन सी on the board some details written regarding this lesson. इतना डिटेल्स आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेसन का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी रहेगा जानने के लिए कि ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली क्या है। ड्रेनेज वर्ड भले ही हमारे लिए एक कॉमन वर्ड लग रहा है सुनने के लिए। ओके, काफी बार आपने ये वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन ज्योग्राफिकल सेंस में उसका क्या मीनिंग होता है वो इस लेसन में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आप टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 114 के ऊपर पे ये हमारा 15th लेसन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 114 और 15th लेसन ड्रेनेज सिस्टम। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ थ्रू व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टू कॉन्सेप्ट्स। Okay, drainage system and river basin। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में से हम दो कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है वो, और रिवर बेसिन क्या होता है वो चीज। सो आइए पढ़ते हैं। The word drainage system is used for the systematic pattern of river। तो पहली लाइन में समझाया गया है कि रिवर की जो सिस्टमैटिक पैटर्न होती है, बहने की जो एक पाथ होता है, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जो हजारों साल से उसी पाथ यानी वही पाथ कुदरती रूप से अरेंज हुआ होता है, उसको एक्चुअली हम नहीं बदल सकते हैं। ओके, रिवर इटसेल्फ इज अ नेचुरल रिसोर्स, और उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि उसका बना हुआ जो पाथ है वो भी कुदरती रूप से बना हुआ है, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। उसको बदला नहीं जा सकता है। And this path is created through certain natural factors। उसकी भी चर्चा हम इस लेसन में करने जा रहे हैं कि कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जिसकी वजह से ये पाथ या तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बनती है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। ठीक है, क्योंकि खास करके ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे देश का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, उसको हमें समझना है। काफी सारी रिवर्स हैं देश में, आप लोग जानते ही हो। हमने आगे वाले जो 13 और 14 चैप्टर थे उसमें वो इंडिया की जो फिजियोग्राफी के बारे में स्टडी किया था, उसमें आपने वो सब देख लिया है। सो ऑब्वियसली इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विथ हैविंग प्लेंटी ऑफ रिवर्स एंड ऑल दोज रिवर्स हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। वही ड्रेनेज सिस्टम जो हर एक रिवर की अलग अलग होती है। ठीक है, तो हर एक रिवर का तो हम स्टडी यहाँ पे नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन रिवर्स को कुछ हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो जनरली जो क्लासिफिकेशन होता है, जो कोई भी रिवर का क्लासिफिकेशन होता है, वो पर्टिकुलर ग्रुप में आने वाली सभी रिवर्स का लगभग सेम जैसा ड्रेनेज सिस्टम है। वो सारा चीजें हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। While observing the physiography of India, it is seen that one main river along with its tributaries come from different directions and merge into a single river। कई बार ऐसा देखा जाता है, इंडिया के फिजियोग्राफी की एक खासियत है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक सिंगल रिवर और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था, फिर भी वापस आपको याद दिला दूं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? एक बड़ी रिवर को रास्ते में मिलने वाली जो छोटी छोटी रिवर्स होती है, ओके, उसको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो ये मेन रिवर और उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज बहते हुए आगे बढ़ती है और उसके साथ एक बहुत बड़ी सी सिंगल रिवर में जब ये मिल जाती है, तो ऐसे बहुत सारे वाटर बॉडीज इंडिया में है। और वो पाथ जो मैं आपको आगे बता रहा था पहले शुरुआत में, ओके, वही पाथ सालों तक बना हुआ रहता है until and unless there is a drastic or sudden change due to certain natural phenomena like flood, earthquake, etc., volcanoes maybe। But
ऐसे अगर बड़े नेचुरल फैक्टर्स नहीं होते हैं तब तक उसका पाथ जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो हजारों साल तक वही रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज एम्प्टीड इनटू अ वाटर रिजर्वॉयर, सी और अ डेजर्ट, ठीक है, कोई भी छोटी हो या बड़ी रिवर हो, ठीक है, उसका क्योंकि ऑनगोइंग पाथ होता है, जहां पे पानी को थोड़ा सा स्लोप मिलता है वहां पे पानी आगे बह के चला जाता है। रिवर भी इसी प्रिंसिपल से बहती है, ठीक है, और आगे जाके उसका कोई एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है जहां पे उसका पाथ खत्म होता है। वो चाहे कोई समंदर होता है, सी होता है, ओशन होता है, या तो फिर डेजर्ट भी हो सकता है जहां पे रिवर खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सिस्टम हर एक रिवर में देखने को मिलता है। Thus, when a river flows through its system in any area, it is known as river basin. अब यहाँ पे मैंने रिवर बेसिन का मीनिंग अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बोर्ड पे आप देख सकते हो कि रिवर बेसिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ ये मीनिंग है। टेक्स्ट बुक में जो लिखा है एग्जैक्टली वो नहीं है, थोड़ा सा अलग है। द एरिया फ्रॉम वेयर द रिवर फ्लोज, जो एरिया जहां से नदी बहती है उसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में रिवर बेसिन कहा जाता है। ऊपर ड्रेनेज सिस्टम का भी डेफिनेशन मैंने लिखा, लेकिन वो लगभग बुक के मुताबिक है। ओके, इट इज अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स। ड्रेनेज सिस्टम यानी क्या? रिवर्स के बहने का एक सिस्टमैटिक डिजाइन या तो पैटर्न होता है, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। इंडिया में मेनली दो टाइप की ड्रेनेज सिस्टम है, आगे भी लिखा है मैंने, क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। ओके, पहला टाइप है हिमालयन रिवर्स और दूसरा टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है वो पेनिनसुलर रिवर्स। तो ऑब्वियसली हिमालयन रिवर्स में हम नॉर्थ इंडिया के रिवर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, और पेनिनसुलर रिवर यानी कि जो मध्य भारत से लेकर साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उनकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में इस लेसन में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें क्लियर हो जाने के बाद ड्रेनेज सिस्टम और रिवर बेसिन, अब आइए आगे बढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे फिजियोग्राफी के मुताबिक आवर लाइक द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is Himalayan rivers and the second one is peninsular rivers, ठीक है। तो ये दो मेन पार्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके नीचे जो पैराग्राफ लिखा है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू टू जोन्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स। अब ये जो जोन का डिवीजन हुआ है वो कोई रफ डिवीजन नहीं है, हर एक रिवर का कोई पर्टिकुलर फिजिकल फीचर होता है, उसके मुताबिक उसका डिवीजन होता है। Due to this, a large difference is seen among the Himalayan and Peninsular rivers. हमने फिजिकल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए दो क्लासिफिकेशन किया है, इसलिए हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स की दोनों टाइप की रिवर्स में बहुत अंतर है, ठीक है, काफी फर्क है। यहाँ दोनों टाइप के रिवर्स की ड्रेनेज सिस्टम में काफी फर्क है। Why? Because we are taking into account the physical features of these rivers. ऐसे रफली ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमने डिवीजन नहीं किया है, ये चीज को आपको खास ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। These rivers are perennial because of the increase in water. अब सपोज हिमालयन रिवर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हिमालयन रिवर्स contain water throughout the years। ये पूरा पैराग्राफ आपको ब्रैकेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ये पैराग्राफ में से आपको आंसर मिलेगा गिव डिफरेंस, ठीक है, गिव डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो वो गिव डिफरेंस के एक एक पॉइंट को मैं हाईलाइट यहाँ पे करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में ये लिखना है कि हिमालयन रिवर्स, मैं वापस पढ़ रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी, हिमालयन रिवर्स कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। हिमालयन रिवर्स में हमेशा पूरा साल भर तक पानी भरा हुआ रहता है। तो ऑब्वियसली पेनिनसुलर रिवर में आपको उससे ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर में साल भर तक पानी भरा हुआ नहीं रहता है। सो पेनिनसुलर रिवर्स डू नॉट कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, ऐसा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। मैं वापस स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ,
पेनिनसुलर रिवर्स डू नॉट कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। ओके, जो कि हिमालयन रिवर्स का ऑपोजिट स्टेटमेंट है। तो दोनों के एक एक पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा, आपको आंसर लिखते वक्त कम से कम 3 पॉइंट्स लिखते हैं। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको आता है तो 3 पॉइंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों के तीनों लिखने का, ठीक है। सिर्फ इसमें आधा मिनट ज्यादा जाता है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो जितना आता है उतना लिखने का इसमें। दूसरा पॉइंट, हम दोनों रिवर्स के बारे में, दोनों पैटर्न के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब हिमालयन रिवर साथ ही साथ में हमें समझना है कि हिमालयन रिवर जो है वो पेरेनियल क्यों है। पेरेनियल यानी कि हमेशा बहती हुई रिवर, ठीक है। तो उसका रीजन है, दीज रिवर्स आर पेरेनियल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वाटर वॉल्यूम ड्यू टू हैवी रेन ड्यूरिंग मॉनसून एंड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग समर। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल रीजन है। 2 रीजन की वजह से हिमालयन रिवर्स हमेशा पेरेनियल रहती है, भरी हुई रहती है। पहला रीजन, बारिश बहुत होती है, वहां पे मॉनसूनल रेन ज्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है क्योंकि ये हिमालयन रिवर्स है, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज है, वहां से वो रिवर निकलती है। तो ऑब्वियसली जो वहां की जो स्नो है वो मेल्ट होती है, काफी भारी मात्रा में वहां का पानी मेल्ट होकर रिवर में घुल मिल जाता है, ठीक है। एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट हिमालयन रिवर्स आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेनिनसुलर रिवर को ये लाभ, ये फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 major rivers of Himalaya, Sindhu and Brahmaputra, originate in the northern part of the monsoon system. अब दूसरे पॉइंट में आपको रिवर सिस्टम के एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है। हिमालयन जो रिवर सिस्टम है उसमें मेजर रिवर्स के नाम आप ये लिख सकते हो, हिमालय, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ओके, these rivers belong to Himalayan rivers, ओके। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। सो दे ओरिजिनेट, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो माउंटेन सिस्टम से, हिमालय माउंटेन रेंज सिस्टम से निकलने वाली नदियां हैं और काफी लंबा उनका पाथ है। कई जगहों पे तो ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत भयानक स्वरूप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी फिलहाल आजकल आसाम में जो बाढ़ आई है, मॉनसून के सीजन में लगभग हर साल आसाम में बाढ़ आती ही है, ठीक है। आपको पता ही होगा शायद, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसके एरिया से, यानी कि वहां से ये ब्रह्मपुत्र रिवर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी, जो कि एक हिमालयन रिवर है, वो निकलती है वहां से। तो ऑब्वियसली वो रिवर ऑलरेडी भरी हुई है, प्लस वहां पे बारिश भी बहुत भारी होती है। आसाम में बारिश हमेशा बहुत जोरदार होती है। And therefore this state always becomes the victim of heavy flood every monsoon, ठीक है। तो ये चीज है। तो बड़ी बड़ी रिवर्स के नाम आपको याद करके लिखना है कि लाइक सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये सारी रिवर्स के नाम भी लिख सकते हो हिमालय रिवर्स में। So these rivers have cut deep gorges, cutting the mountains, okay। तो ये रिवर्स के जो गॉर्जेस हैं, जहाँ पे लाइक बहुत ही गहराई तक पानी भरा हुआ रहता है, वो गॉर्जेस कहा जाता है, ठीक है। तो वो उसके रास्ते में होते हैं। हिमालयन रिवर्स क्रॉस अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द सी। काफी लंबा पाथ होता है उसका, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। हिमालयन रिवर्स के पॉइंट्स आपको इस पैराग्राफ में से मिलेंगे। पेनिनसुलर रिवर के जब उसका आएगा तब ऑब्वियसली उसके पॉइंट्स वहां पे होंगे। तो हिमालयन रिवर्स का पाथ काफी लंबा होता है और कहीं पे तो डीप गॉर्जेस भी होते हैं, यानी रिवर की गहराई वो पर्टिकुलर एरिया में काफी होती है और रिवर उस एरिया में काफी डेंजरस मानी जाती है। एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात भी है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि पानी की जरूरत तो हमें हमेशा रहती ही है। And obviously the surrounding population of that area where the Himalayan rivers flows, they always would get the benefit of getting the irrigation water, ठीक है। उनके एग्रीकल्चर का काम चलाने के लिए पानी का जो जरूरत पड़ती है वो हमेशा उनको इस रिवर से मिलता रहता है। तो खास करके नॉर्थ इंडिया के स्टेट में अगर बाय चांस बारिश नहीं होती है या कम होती है, तो ऐसी हालात में भी वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत इजीली उपलब्ध करवाया जा सकता है, क्योंकि
ये रीजन की वजह से, हिमालयन रिवर सिस्टम की वजह से। और वैसे ही बहुत सारे रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स है, काफी लंबा उनका पाथ है, 12 महीना वहां पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे हम 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पे लिखा ही है कि जो रिवर सिस्टम है उसके 3 मेन स्टेजेस होते हैं। ओके, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ अ रिवर सिस्टम। कोई भी रिवर हो उसके 3 जो पाथ के 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 इज अपर कोर्स, सेकेंड वन इज मिडिल कोर्स एंड द थर्ड वन इज लोअर कोर्स। ओके, ये तीनों स्टेजेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। When a river starts from mountainous region, it causes intense erosion. जब भी रिवर की शुरुआत माउंटेनियस रीजन से होती है, यानी कि ऊंचाई वाले एरिया से होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो माउंटेनियस रीजन का इरोजन भी होता है। मिट्टी वहां से धुल के या घिस के रिवर के साथ घुल मिल जाती है और वही सारे इंग्रेडिएंट्स पानी के साथ बह के आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, It carries huge volume of sand and sediments along with it. जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखा है कि मिट्टी और सेंडिमेंट्स, मिट्टी के साथ जो लाइक मिक्स हुए हैं मिनरल्स, वो सारे खींच के वो पानी जो है काफी आगे दूर दूर तक वो ले जाता है। ठीक है, जो एक्चुअली देखा जाए तो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने में फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये ऊपर से बहने वाला जो पानी है वो आखिर आगे जाके नीचे तक बहेगा। जहाँ पे फ्लैट जमीन है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स वहां पे जाके बिखरेंगे। ऑब्वियसली वो रिवर के पानी के बदौलत ऐसा होगा और उसकी वजह से फर्टिलिटी जो है जमीन का एक के बाद 1 by 1 ऐसा लेयर बन जाता है जिसमें फर्टिलिटी वाले सेंटिमेंट्स बहुत होते हैं। ठीक है, उससे फर्टिलिटी जो है वो बनती जाती है। Okay, its flow decreases in its middle and lower course. हम अभी जो बात कर रहे थे वो अपर कोर्स की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है तो वहां पे स्टेज आता है नोन एज मिडिल कोर्स। वहां पे फ्लो जो है रिवर वाटर का स्लो हो जाता है और जो लोअर कोर्स है वहां पे ऑलमोस्ट रुक जाता है या तो फिर बहुत ही स्लो हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। हर एक रिवर के ऊपर ये जो प्रिंसिपल है वो लागू पड़ता है। ठीक है, meanders are seen here. meanders यानी जो ऐसी मोशन में बने हुए जो पाथ होते हैं रिवर के, उसको meanders कहा जाता है। ठीक है, वहां पे जैसे हम रिवर की वजह से, रिवर के पानी की वजह से, उसके पर्टिकुलर पैटर्न में बहने की वजह से वहां पे एक मिट्टी का, सैंड का या सैंडिमेंट्स का जो ढेर बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद वापस स्लोप शुरू हो जाता है, फिर थोड़ा सा आगे जाके ढेर बन जाता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं उसको meanders कहा जाता है। सो meanders are formed okay due to the meandering and the impact of flood. A lake is formed in the shape of animal's hoof. एनिमल का जो हूफ होता है, जिसको हम सी शेप जैसा हम कह सकते हैं, जो आधा चंद्रमा होता है लगभग वैसा शेप वाला, कहीं जगह पे रिवर के पानी की वजह से और उसके ये बहने की प्रक्रिया की वजह से वहां पे लेक भी बन जाते हैं। ठीक है, तो लेक इसलिए बनता है, बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायद वहां पे जमीन का लेवल जो है वो काफी नीचा है, प्लस आसपास में से ही कोई रिवर बह रही है। ठीक है, और लेक इस तरह से देखा जाए तो बड़े साइज का एक meander ही है जो एनिमल के हूफ के साइज का होता है और वहां पे का पानी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली हमारे लिए काफी उपयोगी है एज अ वाटर रिजर्वायर के तौर पे। लेक थोड़ा सा रिवर के मुकाबले काफी स्थिर होता है और इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेक की वजह से ह्यूमन कैलामिटीज वगैरह होने की संभावना कम होती है, हालांकि रिवर्स जो है उसका पाथ कई बार डेंजरस होता है और वहां पे कैलामिटीज भी हो सकती है। नियर इट्स डेल्टा रिवर इज डिवाइडेड इन मेनी ट्रिब्यूटरीज। ओके, फिर बीच में
एक ऐसा एरिया आता है जिसको हम डेल्टा कह सकते हैं। डेल्टा यानी जमीन का ऊंचाई वाला एक ऐसा एरिया है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, लेकिन वहां पे रिवर क्योंकि ऊंचाई वाले एरिया में वो नहीं जा सकती है, इसलिए उसको नीचे के लेवल में जहां जहां से भी जगह मिलती है जमीन में, वहां पे उसके स्ट्रीम्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि वो रिवर काफी सारे ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड होके आगे बढ़ जाती है, और बहुत आगे जाके वो रिवर जो है वो दैट इज एंटायरली नोन एज ए न्यू रिवर। काफी केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई एक बहुत बड़ी सी रिवर का ट्रिब्यूटरी जो है वो आगे बढ़ता है, काफी लंबी दूरी तक आगे बढ़ता है, और वहां पे आगे जाने के बाद वो ट्रिब्यूटरी टोटली नई रिवर के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भी हमारे फिजियोग्राफी की एक बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया खासियत है। ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज बनने का एक कुदरती जो काम है वो ऑब्वियसली डेल्टा रीजन में होता है, क्योंकि डेल्टा रीजन में जब रिवर एंटर होती है, ठीक है, वहां पे घना जंगल होता है, जमीन का एरिया भी काफी थोड़ा सा ऊंचा होता है नॉर्मल एरिया के मुकाबले। ठीक है, वहां पे रिवर डिवाइड हो जाती है अपने आप, और आगे जब बढ़ते हैं तो उसके ट्रिब्यूटरीज अलग अलग रिवर्स के नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, near its delta river is divided into many tributaries. This divided area turns into a very fertile plain in a triangle shape which is known as delta. ठीक है, तो ये एरिया जहां पे ट्रिब्यूटरीज काफी अलग अलग एरिया में फैल जाती है। ठीक है, कोई इधर जाता है, कोई स्ट्रीम इधर जाता है, सीधा जाता है, कोई स्ट्रीम इधर जाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये जैसे कि मेन रिवर आ रही है और यहाँ से डेल्टा बनना शुरू हुआ, तो बेसिकली डेल्टा जो है वो ट्रायंगल शेप का होता है, बहुत ही फर्टाइल एरिया, क्योंकि रिवर काफी स्ट्रीम्स में डिवाइड हुई है, इसलिए लगभग पूरा एरिया जितना भी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज ये एरिया कवर करती है, जितना एरिया कवर करती है, ठीक है, उतना एरिया हरा भरा रहता है, फर्टाइल रहता है, वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत अच्छे ढंग से होती है, वहां पे हरे और भरे हुए जंगल भी होते हैं, काफी डाइवर्सिटीज वाले पेड़ पौधे वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा रीजन क्या होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ में दिया गया है, जिसको आपको ब्रैकेट करना चाहिए। और अब नीचे वाले पैराग्राफ में हम समझेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। जो मैंने आपको आगे बताया था हिमालयन रिवर्स के बारे में क्या लिखना है, तो उसके सामने आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। जो मैंने पहले बताया था वो पॉइंट भी पेनिनसुलर रिवर के बारे में लिखा जा सकता है, बट दिस इज बेसिकली द सेम थिंग एज आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर कि पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल है, यानी कि बारिश आता है तब वो भरती है, वरना वो सूखी होती है या तो पानी कम होता है। सो पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट ऑन द रेन वाटर के ऊपर वो हैवीली डिपेंडेंट है। During dry season, their flow is either reduced or totally stopped. Okay? Dry season में जब बारिश नहीं होती है तो उसका फ्लो एकदम रिड्यूस हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये नदियां सूख जाती है एकदम। Compared to the Himalayan regions, their length is also less. अब ये कंपैरिजन का दूसरा पॉइंट, हिमालयन रिवर्स की लेंथ जो है वो लंबी होती है, यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स की लेंथ जो है वो लेस यानी कि छोटी होती है। ठीक है, एंड दे आर आल्सो शैलो यानी कि उसकी डेप्थ जो है वो कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है। हिमालयन रिवर्स डीप होती है, जबकि ये पेनिनसुलर रिवर शैलो होती है। डीप और शैलो दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, ड्यू टू द फिजियोग्राफी एंड द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। जैसे कि हिमालयन रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है, पेनिनसुलर रिवर्स सभी की सभी नहीं, लेकिन कुछ रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनल होती है। ठीक है, एंड पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट बे ऑफ बंगाल। पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट के डायरेक्शन में आगे बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, खत्म हो जाती है वहां पे। ठीक है, वेस्टर्न घाट सर्व एज अ मेजर वाटर डिवाइड फॉर द पेनिनसुलर रिवर।
वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर रिवर, इसलिए वेस्टर्न घाट ये सारे रिवर्स के लिए सबसे बड़ा वाटर डिवाइड है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर के बारे में जनरली पैराग्राफ था तो वो खत्म हो गया। अब इसके नीचे जो लाइक टू नो लिखा हुआ है वो आपके जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, जिसमें रिवर पैटर्न का अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होता है, तो वो पैटर्न के नाम दिए गए हैं। पैटर्न यानी यूं समझो कि डिजाइन। ठीक है, तो पहला डिजाइन, पहले टाइप का पैटर्न होता है वो डायट्रिक पैटर्न, दूसरे टाइप का ट्रेलिस पैटर्न होता है, तीसरे टाइप का जो सी करके लिखा है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, और चौथे टाइप का जो है वो रेडियल पैटर्न होता है। ठीक है, तो जनरली डायट्रिक पैटर्न मींस when the arrangement of the river and the tributaries make a shape of the branches of a tree, जब पेड़ों की जो शाखाएं होती है, डालियां होती है, वैसे टाइप का जब पैटर्न बनाती है रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज तो उसको डायट्रिक पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है ट्रेलिस पैटर्न। तो वो क्या होता है, स्ट्रीम्स स्टार्टिंग फ्रॉम माउंटेनियस रीजन मीट वन अनदर ड्यू टू द स्लोप्स। ओके, जो स्ट्रीम्स यानी कि जो झरने माउंटेनियस रीजन से शुरू होते हैं और स्लोप की वजह से नीचे गिरते हैं, लेकिन आगे जाके कोई एक एरिया में वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो वहां पे दे मेक अ नेट लाइक शेप, वहां पे नेट की तरह जो जाली होती है उसके जैसा भी शेप बन जाता है, तो उस सिस्टम को ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है रेक्टेंगुलर पैटर्न। When the main river and its tributaries meet at a right angles, ये रेक्टेंगुलर नाम से ही एक्चुअली हमें पता चल जाता है कि मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो जब राइट एंगल में कुछ इस तरह से मिलते हैं तो उसको रेक्टेंगुलर पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली नाम से ही एक्चुअली क्लियर है। और जो चौथा है वो रेडियल पैटर्न, तो उसमें लिखा है when streams flow out in all directions from a mountain। ओके, स्ट्रीम्स जो है वो माउंटेन की सभी डायरेक्शन में से निकलते हैं, चारों दिशाओं से निकलते हैं। तो ऐसा इरेग्युलर टाइप का जो रिवर सिस्टम है उसे रेडियल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और सौराष्ट्र की जो रिवर्स हैं, हमारे गुजरात में सौराष्ट्र की रिवर्स, वो ऐसे रेडियल पैटर्न की रिवर्स हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब हिमालयन रिवर्स के बारे में, हिमालयन रिवर्स की ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है, 2-3 बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स, पेज नंबर 116 से हमारा आगे पढ़ाई शुरू होगा। ठीक है, in the second lecture. So thank you very much for your time and you have a great day ahead with your family.